कई लोग अक्सर ये मानते भी हैं और ये सच्चाई भी है और कह भी देते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन राजनीतिक टिप्पणीकार कई बार चकल्लस पे ये भी कह डालते हैं कि भारत दरअसल एक चुनाव प्रधान देश है और इसके कारण भी हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश लगातार चुनावी मोड में ही रहता है हमेशा। और इससे न केवल कहा जाता है कि प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी कहा यह जाता है कि एक बोझ जैसा भी पड़ता है। हाल ही में अगर आप जो 2019 में चुनाव हुए, 7वीं लोकसभा के चुनाव, उसका अगर थोड़ा सा अनुमान आप लगाएंगे तो 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया और तमाम लोग 3 महीने तक देश जो है वो चुनावी मोड में रहा। इसीलिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की बात कही जाती रही है और आजकल इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसे लेकर बाकायदा एक कमेटी का गठन हुआ है। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को सौंपी गई है। अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि संसद के विशेष सत्र में इस पर बिल लाया जाएगा। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि विशेष सत्र इसी के इर्द गिर्द जो है वो बुलाया जा रहा है। संसद का विशेष सत्र जो है 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और एक देश एक चुनाव का सीधा जो मतलब है वो भी समझिए। इसमें यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे। इस मुद्दे पर देश में काफ़ी समय से बहस चल रही है। 2019 में जब मोदी आए थे, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। अपना समर्थन उन्होंने जाहिर किया, खुले मन से जाहिर किया, सारे दलों को बैठाया भी और एक तरह से अपना इंटेंशन जो है वो जाहिर पहले से किया हुआ है उन्होंने। लेकिन इस पर एक लंबी और व्यापक बहस चली। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद एक तरह से वो बार बार इस पर बातचीत करते रहते हैं। इसको जैसा हमने कहा कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन कोई हल इसका निकला नहीं। अब पिछले महीने भी राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव को समय की जरूरत बताया था। लोकसभा चुनाव में अब चूंकि 6 महीने का वक्त बाकी है और उससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई है, तो बहुत कुछ साफ चीजें हो भी रही हैं कि दरअसल सरकार चाहती क्या है। सरकार के विशेष सत्र बुलाने के साथ ही अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि सत्र में सरकार ये बिल लेकर आ सकती है और किस इंटेंसिटी के साथ आएगी, किस होमवर्क के साथ आएगी। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये है कि आखिर ये होगा कैसे। क्या सरकार ने अलग सत्र, विशेष सत्र की बैठक बुला दी, इसका ऐलान भी कर दिया तो क्या ये लागू हो जाएगा? ऐसा नहीं है। एक लंबी इसके पीछे की प्रक्रिया है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको 72 साल पीछे चलना होगा। दरअसल आज भले ही देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते, कई बार हो भी जाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के साथ सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं साथ में, लेकिन पूरा देश का एक साथ एक चुनाव नहीं होता। लेकिन एक समय था जब ऐसा हुआ करता था। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुआ, सब एक साथ हुआ। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए गए। 1957 में भी ऐसी हुआ, 1962 में ऐसा हुआ, फिर 1967 में भी ठीक ऐसा ही हुआ। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए। लेकिन जैसे ही 1968 आया, फिर 1969 आया, उसमें कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग हो गई। अब क्यों भंग हुई उनके कारणों पर नहीं जाएंगे, लेकिन 1970 में ऐसा ही जब एक बार फिर से हुआ तो उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन कराने का सिलसिला रुक गया। फिर इस पे लंबी बहस चली। इस पर यह हुआ कि आप दोबारा से इसको शुरू करें, तो उस समय फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी सरकार ने इसमें लिया नहीं। फिर 1999 में लॉ कमीशन ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। फिर एक लंबा अरसा चला गया, इस पर छोटी छोटी बहसें होती रहीं, लेकिन कुछ ठोस बात नहीं हुई। फिर 2015 में संसदीय समिति ने भी ऐसे ही सुझाव दिया। फिर अगस्त 2018 में फिर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, लेकिन इस बार लॉ कमीशन ने कहा कि मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत एक साथ चुनाव अब नहीं कराए जा सकते। इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधन करना होगा और फिर ऐसा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें आपको संशोधन करना होगा, यानी कि 5 संविधान संशोधन आपको करने होंगे, तब जाकर ये होगा। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी तो कमेटी का गठन हुआ है, अभी स्वरूप भी तय नहीं है। फिर कब ये रिपोर्ट देगी, फिर कब इस पर बिल ड्राफ्ट होगा, फिर संविधान संशोधन आएंगे। राज्यों की सहमति भी बड़ी ज़रूरी है इसमें, बिना उसके होगा नहीं। तो क्या कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि रातों रात सब हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहस ज़रूर चल रही है। और दुनिया में कई बड़े देश हैं जहाँ पर सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं।
आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी उन देशों के नाम बताएंगे। कुछ साउथ अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इंडोनेशिया, जर्मनी जैसे देश हैं जहां पर एक साथ ये होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां चुनाव कराने के पीछे सबसे बड़ा तर्क जो दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे, वो सबसे बड़ा तर्क होता है पैसे को लेकर। कहा जाता है कि बार बार चुनाव होता है तो सरकारी खजाने पर बोझ भी पड़ता है, जैसा हमने आपको बताया भी, फिर आर्थिक बोझ पड़ता है, फिर प्रशासनिक मशीनरी का भी उपयोग करना पड़ता है बार बार। चुनाव में होने वाले खर्च में भारी कमी आ जाएगी अगर एक साथ चुनाव हो गए, ये दलील दी जाती है। इसके अलावा चुनाव के दौरान तमाम शिक्षक, सरकारी नौकरी, तमाम कर्मचारी, पुलिस, सुरक्षा बल, उनकी भी तैनाती बार बार होती है। तो आप एक तरह से जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी आप बार बार इंगेज करके रखते हैं, तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं रहेंगे तो वो बेहतर समाज और देश को आगे बढ़ाने में, उसको सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। बहरहाल, अगर सभी चुनाव साथ होंगे तो सरकारी कर्मचारियों और ये सुरक्षा बल जो है अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे, ये कहा जाता है। अब ये है कि अगर ये संसद के विशेष सत्र में ले भी आती है सरकार ये बिल, तो क्या ये पास हो जाएगा? हमने थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके बताया। इसके विरोध में जो बातें कही जा रही हैं वो भी आप समझ लीजिए कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अगर चुनाव 5 साल में एक बार कराए जाएंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। उनको लगेगा कि एक बार हम चुन के आ गए तो फिर 5 साल तक तो हमारी ही है, और छोटी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि साहब जिसकी सत्ता होगी, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, कम्युनिकेशन के बेहतर माध्यम होंगे, वो तो ओवरशैडो कर देगा। सत्ताधारी और बड़े दल छोटी पार्टियों को ओवरशैडो कर देंगे, ये भी एक तर्क है। राजनीतिक सहमति बनाना बड़ा मुश्किल होगा, इसके पीछे ये भी एक तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक सहमति बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए इस आइडिया को छोड़ दिया जाए। एक साथ चुनाव कराने में प्रशासनिक समस्याएं भी आ सकती हैं, बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तो वो भी देखना होगा। और जो सबसे बड़ी समस्या वो तो है ही, वो संवैधानिक मुद्दा है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती संवैधानिक संशोधनों की होगी, सबसे अहम चुनौतियां होंगी। कुल मिलाकर ये मुद्दा इतना आसान नहीं है और ना ही त्वरित लागू हो जाने वाला है। थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझते हैं कि वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन क्या सिर्फ एक नारा है, सिर्फ एक आइडिया के लेवल पर ही अब चीज रह गई है, या वाकई में ये इंप्लीमेंट हो सकता है? और अगर इंप्लीमेंट होगा तो इसके फायदे क्या हैं और क्या क्या चुनौतियां आज के पॉलिटिकल सिनारियो में बनती हैं, इस पर विशेष रूप से बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ। अजय बग्गा जी हैं, चेयरमैन हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के और मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। अजय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और विराग गुप्ता हमारे साथ हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी। अजय सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि हमने थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि बताया कि बहस कोई नई नहीं है, लेकिन एकदम से जैसे ही खबर आई कि विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का आएगा, हर कोई अब इस पर बहस कर रहा है। इस बहस का कोई सार्थक मायने हैं सर, या ये सिर्फ एक पोजिशनिंग या पॉलिटिकल नारा, या आप कहें कि एक बहस छेड़ देने का आपको उपक्रम लग रहा है? मैं दीपक जी, आपने अच्छा विश्लेषण किया, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपने कहे, और ये रास्ता इसका काफी गहन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, फिर इसको पारित होना है सारे राज्यों की विधानसभाओं में भी, तो इतना आसान रास्ता नहीं है। शुरुआत जरूर अभी कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बनाना है, और यहाँ हालत ऐसा है कि सदन ही नहीं चल रहा है, नारेबाजी करके लोग बाहर चले जाते हैं सदन से। सदन के अंदर हमने देखा कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे, या जैसे और पार्लियामेंट्स में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज काम करती हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करके अच्छे निष्कर्ष निकाल के काम करते हैं, वो तो अभी हो नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादा नारेबाजी है और दोनों तरफ से हाथ नहीं मिलाया जा रहा है। तो ऐसा मुश्किल बिल पास होना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब ये गुब्बारा क्यों छोड़ा गया है, इसके पीछे क्या है, वो तो 18 सितंबर या 17 सितंबर जब एजेंडा निकल के आएगा पार्लियामेंट के इस सत्र का, तब थोड़ा सा खुलासा होगा। बट ये इतना आसान नहीं है भारत जैसे देश में।
मेरा तो सोल्यूशन होगा कि एक तो रामनाथ जी तो कॉन्स्टिट्यूशनली देखें कैसे इसको करना है, और बहुत अच्छा है वो कमेटी काम करे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए और इलेक्शन कमीशन के सेवानिवृत्त प्रमुखों को बिठाया जाए उसमें, ताकि वो बता सके। बट इससे अहम मैं कहूँगा, नंदन नीलेकनी जैसे किसी को एक इनोवेटिव सॉल्यूशन इजाज करने को कहा जाना चाहिए, जहां Absolutely. हम 500 मिलियन 50 करोड़ जनधन अकाउंट खोल चुके हैं, मोबिलिटी ला चुके हैं पूरे भारत में, और साथ में आधार ला चुके हैं, यूपीआई ला चुके हैं। वैसे ही आप डायरेक्ट वोटिंग करिए हर चीज में, एक ऐसा इनोवेटिव तरीका इजाज करिए कि ज्यादा से ज्यादा डिसीजन आप पब्लिक पे छोड़िए, ना कि उनके चुनिंदा नुमाइंदों पर, क्योंकि वो जो है पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है वो एक लॉकजैम में आ गया है, और फिर वो बड़ी तेजी से पारित हो जाता है बिना डिस्कशन के। वो रिप्रेजेंटेशन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो बेटर होगा नंदन या ऐसे कोई बहुत हमारे हैं टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, उनको ये टास्क दिया जाए और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाई जाए वापस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। एक इनोवेटिव तरीके से सोचना तो पड़ेगा ही, और उसमें अगर नंदन नीलेकनी या उन जैसे कोई इनोवेटिव लीडर्स अगर इसमें सम्मिलित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये एक अच्छा कदम होगा। विराज जी, आपको संवैधानिक रूप से क्या क्या इसमें दिक्कतें नज़र आ रही हैं या चुनौतियां नज़र आ रही हैं? क्योंकि मोटा मोटा तो कह दिया जाता है कि साहब आप इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं, जो डिसरप्शन इन गवर्नेंस होती है, जो फोकस शिफ्ट हो जाता है इलेक्शनरिंग की तरफ ज़्यादा बजाय कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के, तो इन सब का समाधान हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं और कितना व्यवहारिक है ये आइडिया आज की डेट में? देखिए दीपक जी, नई संसद के बाद 3 बड़ी बातें चल रही हैं जो संसद के पूरे कंपोजिशन को, चरित्र को बदल सकती हैं। पहला कि महिला रिजर्वेशन, तो अगर 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो एक वहाँ का एक सामाजिक और जो एक पूरा कंपोजिशन है वो बदलेगा। दूसरा, 2026 के आसपास नई जनगणना के अनुसार जब पूरी सीटों का रिव्यू होगा, जो अभी 1971 के हिसाब से है, तो सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि इसीलिए नई संसद में सीटों की संख्या ज़्यादा है। और तीसरा, अगर एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया अगर शुरू हुई तो उसके हिसाब से बदलाव आएंगे। जो अभी बग्गा साहब बोल रहे थे, जो जनता से सीधे लोकतंत्र को जोड़ने की बात बोल रहे थे, वो एक दूसरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बारे में 3 बातें अलग अलग हैं। पहला कि एक बात बार बार आती है कि संसदीय प्रणाली के बजाय राष्ट्रपति प्रणाली लागू हो। दूसरी बात आती है कि इंटरनेट वोटिंग से लोगों का एक ज़्यादा जुड़ाव पैदा हो वोटिंग के प्रति। और तीसरा, संसदीय समितियों को मजबूत किया जाए, जिससे संसद चलने नहीं भी चले तो एक संसदीय समितियों के माध्यम से काम हो। अभी जो एक देश एक चुनाव है, ये अगर इसको सिर्फ चुनावों के पहले अगर इस मुद्दे को उछाला जाएगा तो ये सफल नहीं हो पाएगा। और इस बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई समिति बनाने की ज़रूरत है। और समितियां भारत में 30-40 साल पहले बनती थी, उनमें ज़रूरत थी। अब सब चीज़ें, सारी रिपोर्ट इंटरनेट में, गूगल में सब उपलब्ध हैं, सिर्फ उनका आकलन करके निर्णय लेना है। भारत को अब समितियों की आवश्यकता नहीं है, भारत को अब एक्शन की ज़रूरत है अगर हम 2047 में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसके लिए कई बार जो चर्चाएं हुई उसमें बड़ी सीधे तरीके से बात आई थी कि 3 फेजेज़ में एक देश एक चुनाव को लागू किया जा सकता है। पहला, जब संसद के चुनाव हों लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनावों के पहले 6 महीने पहले जिन राज्यों के चुनाव होने, 6 महीने बाद जो होने हैं, उनकी शेड्यूलिंग एक साथ की जाए। दूसरे नंबर पर, उसके बीच में जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों के चुनाव को हम आपस में मर्ज कर दें कि ऐसा नहीं कि हर 6 महीने बाद हो। और तीसरे नंबर पर, उसके लिए राजनीतिक सहमति के साथ संवैधानिक व्यवस्था भी लागू हो, क्योंकि आर्टिकल जो 83 है और 172 है, उसके तहत लोकसभा और विधान 5 साल फिक्स किया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही कार्यकाल को कम किया जा सकता है। तो अब लग रहा है कि जो बातें हो रही हैं
उन बातों का मकसद ये है कि जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा के बाद के भी कुछ चुनाव जो होंगे उनको एक साथ करके एक इनको इंटीग्रेशन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर मंशा राजनीतिक लाभ की है तो ये सहमति नहीं हो पाएगी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संघीय व्यवस्था से जुड़े मामलों पर आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति जरूरी है। लेकिन इस मामले में सारे राज्य प्रभावित होंगे, तो अगर किसी भी राज्य की असहमति होती है तो ऐसे अगर कोई संविधान संशोधन पारित हो भी गया तो उसको फिर न्यायिक चुनौती एक सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है। बिल्कुल। अच्छा बग्गा सर, एक बड़ा जैसा कि विराग जी बता रहे हैं तो अभी तो इस पर काफ़ी चुनौतियां भी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा राजनीतिक ज़रूर है, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी इतनी बुलिश, इतनी कॉन्फिडेंस क्यों शो करती है इस पे कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी को लगता है कि उनकी सब जगह सरकारें आ जाएंगी। ऐसा उनको क्यों लगी है? इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई कारण आपको नजर आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले भी एक साथ चुनाव हुए हैं, भले ही कम स्टेट में हुए हों, लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा में अलग पैटर्न पे वोटिंग हुई है, विधानसभा में अलग पैटर्न पे वोटिंग हुई है, जब साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हुए हैं पहले भी। तो बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस, अगर वो ये सोच रही है तो इस कॉन्फिडेंस का कोई आधार आपको नजर आता है सर? दीपक जी, मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से रीजनल पार्टीज अहमियत में आई हैं, और हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब हम सबॉल्टन क्लासेस और कास्ट, सबॉल्टन कास्ट के बारे में पढ़ते थे कि जो वंचित समाज है, और ये हमने अपने लाइफ टाइम में देखा जिस तरह से ये कास्ट और क्लास बेस्ड पार्टीज बन के आई। तो वो तो एक इतना बड़ा एक मेगा ट्रेंड है कि वो बदलने नहीं वाला। उल्टा जैसे देश और डेवलप्ड होगा उतना संकीर्ण होते जाएंगे पार्टीज। तो एक मोनोलिथिक पार्टी, जैसे अमेरिका में 2 पार्टियों के बीच में या यूके में 2 पार्टियों के बीच में ज्यादा अहम है मुकाबला, वैसा भारत में होना अब बहुत मुश्किल है। जैसे विराज जी ने भी कहा, या तो आप प्रेसिडेंशियल की तरफ जाएं और फिर 2 पार्टियां हों जो सबको कोalition में लेके 2 कोalition ऐसे निकल के आए। बट भारत में मुद्दे इतने पेचीदे हैं, इतना रीजनल इश्यूज हैं कि, और उसको जो सॉल्व किया जा रहा है रीजनल पार्टीज के द्वारा, तो नेशनल पार्टीज काफी खदेड़ दी गई हैं। तो राइट फ्रॉम 1969 जो आपने उदाहरण भी दिया, जब इंदिरा गांधी ने बहुत सारे स्टेट्स के सीएम्स को डिसमिस किया था, वो तब तक आप अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो कांग्रेस कितना पीछे चले गए। सेम बीजेपी साउथ में बहुत मुश्किल उनको आती है कुछ भी अपना झंडा गाड़ने में। तो ये बहुत विचित्र रीजनल पॉलिटिक्स हैं भारत के, और आसानी से ये जाने नहीं वाले। और ये बहुत आपने सही कहा, जब नेशनल इलेक्शन होती है तो नेशनल मुद्दों पे वोट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए वोट आ जाता है। बट वही अगर साथ भी आपने साइमल्टेनियसली स्टेट इलेक्शन कराई, हम देखते हैं लोग उसमें अपनी स्टेट की भलाई के लिए वोट करते हैं, एक नेशनल लीडर के लिए वोट नहीं करते। तो जानकार हैं वोटर, और ये कोई कोरिलेशन नहीं है दीपक जी के पीएचडी वाले जो वोटर हैं वो सबसे जागरूक हैं, जो अनपढ़ वोटर हैं वो भी बहुत जागरूक है अपनी राइट्स के बारे में, और वो भी बहुत सोच समझ के वोट देते हैं। ये तो सर ये तो सर हमारा ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रहा है हमारे देश का कि वो बड़ी कम पढ़े लिखे सब्जेक्ट्स के मामले में, साक्षरता के मामले में हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो अवेयरनेस आपको रूरल एरियाज में जाके दिखती है, और जो कम पढ़े लिखे जो हमारा जो समाज है उसमें जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई देती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखाई जाती है, वो सबको स्तब्ध कर जाती है। बहुत सारे ऐसे पान गुमटियों में आप चले जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हो रही होती हैं, और इतनी इन डेप्थ चर्चाएं होती हैं, इतनी क्वालिटी चर्चाएं होती हैं कि राजनीतिक परिपक्वता दिखाई देती है उनकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बग्गा सर ने एक बात छेड़ी अभी, वो जो यूनिक जो पॉलिटिकल डायनामिक्स होती है हमारी रीजनल लेवल की, उस पर क्या वाकई में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर हर कोई विचार मंथन कर रहा है। इसको हम अपने मेहमानों से और समझने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्शन साइकिल से क्या वाकई में
रीजनल यूनिक पॉलिटिकल डायनामिक्स पर कोई असर पड़ेगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया 360 की कवर स्टोरी में एक देश एक इलेक्शन की जो अवधारणा है, जो विचार है, वो पहला कितना व्यवहारिक है। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि बस आइडिया आया, अगला विशेष सत्र आएगा, उसमें बिल भी आ जाएगा, जल्दी पास भी हो जाएगा और ये सब 2024 का इलेक्शन और उसके बाद की पॉलिटिक्स के लिए, और क्या ये इतनी जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा? बहुत विस्तार से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। बग्गा सर मेरे साथ हैं। बग्गा सर, वही इशू, क्या वाकई में नेशनल इश्यूज जो हैं, क्या ये एक रिस्क है कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस हमारे नेशनल इश्यूज जो हैं उसमें जो उभरेंगे वो ओवरशैडो कर देंगे लोकल कंसर्न को, लोकल पॉलिटिक्स को, उनको शायद वो एडिक्वेट अटेंशन या डिस्कशन ना मिल पाए? आपको लगता है सर ये रिस्क रहेगा? हाँ, रिस्क तो रहता है, क्योंकि देखिए फोकस जो आता है जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट की इलेक्शन कर रहे हैं, पूरा मीडिया उस तरफ है, पूरा रुझान उस तरफ है, और जो मुद्दे हैं लोकल मुद्दों पे रुझान रहता है। और वही अगर एक पूरे राष्ट्र भर की इलेक्शन के साथ सम्मिलित हो जाता है तो कुछ आंशिक इम्पैक्ट जरूर आता है। अब डेटा तो नहीं है दीपक जी, ये तो लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी, और स्पेशली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो हमें बेहतर बता पाएंगे, और एक्चुअल रिसर्च करके, क्योंकि जो वोटर है, वोटर बहुत जागरूक है और वोटर समझते हैं कि नेशनल मुद्दों पे किस तरह से वोट करना है और रीजनली किसको वोट करना है। ये बहुत क्लियरली वोटर्स के बिहेवियर से दिखता है। ये ज़रूर बड़ी बात है कि नेशनल इलेक्शंस जो हैं हमारे, वो काफ़ी हद तक प्रेसिडेंशियल बनते गए हैं कि एक बड़ा लीडर स्वे कर लेता है वोटर्स को। और ये राइट फ्रॉम सन 71 इंदिरा गांधी जी, आफ्टर द वॉर बांग्लादेश के क्रिएशन, या आप लीजिए राहुल गांधी 1984 में, या आप कह सकते हैं 1984 मिसेस गांधी की आखिरी इलेक्शन थी। 89 में करप्शन बहुत बड़ा समस्या थी, बट एक गठबंधन की सरकारें उससे निकल के आए, क्लियर मैंडेट नहीं आया। और 91 फिर राहुल जी के राजीव गांधी जी के अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन के बाद हमने देखा कि फिर एक नरसिम्हा राव जी के तहत सरकार बन के आई। तो इस तरह से स्पेशली पिछले दो चुनावों में जो मोदी जी निकल के आए हैं, वो प्रेसिडेंशियल कोशिश रही है बीजेपी की कि चुनाव को प्रेसिडेंशियल बनाया जाए, और पार्लियामेंट लोकसभा के लिए भी लोग वोट मोदी जी के लिए डालें बनिस्बत इसके कि अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए। और कुछ हद तक सक्सेस जरूर मिला है, हम कह सकते हैं इतनी ज्यादा सीटें मिली। पहली बारी एक पार्टी को सुनिश्चित बहुमत मिला बहुत सालों के बाद। तो वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो उसमें सक्सेसफुल हुए। बट इससे क्या स्टेट इलेक्शन अगर साथ हों वो खराब हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। डेटा नहीं है और लोगों को पता है किस तरह वोट करना है लोकल और किस तरह वोट करना है नेशनल। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़ा एक चिंता का कारण है। बट जैसे विराज जी ने कहा, मैं कहूँगा उसको सबको इकट्ठे लाना, मे बी वो 10-15 साल की बात है कि धीरे धीरे आप सब सत्रों को इकट्ठे करते जाएं, ताकि ओवर टाइम सारे स्टेट्स और सब नेशनल इलेक्शंस एक हो जाएं। वो बेहतर रहेगा भारत के लिए। बिल्कुल सर। और अभी थोड़ा सा मैं अब आखिरी सवाल आपसे थोड़ा सा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से समझना चाहूँगा सर। देश के आर्थिक हालात, थोड़ा सा मार्केट में भी उसको अगर हम ले लें तो उस लिहाज से ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसी सरकार आती है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबल गवर्नेंस दे पाए, या उसकी कम से कम उसमें उम्मीद नज़र आए, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसके साथ जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, वो होगी। तो कुल मिला के एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में ज़्यादा सहूलियत होगी।
तो क्या एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक नजरिए से या मार्केट के हिसाब से आपको लग रहा है कि उस पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा सर इसका? देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दीपक जी, जैसे ये नया डिलिमिटेशन हो जाएगा अगले 2-3 साल में, 840 सीटें अगर आ गई, तो जहां अभी 2 महीने लगते हैं लोकसभा चुनाव में, और फिर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है और नई सरकार बनने में, तो 3-3.5 महीने कुछ नहीं होता है। जस्ट आप पेपर पुशिंग चल रहा होता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो 3-3.5 महीने हर 5 साल में आपके चले जाते हैं। इसको आप ट्रांसलेट करिए स्टेट्स के अंदर, तो 1 से 1.25 महीना नया कैबिनेट बनने में और सब कुछ होने में लग जाता है। तो ये काफी एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है। दूसरा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये टाइम बढ़ता जाएगा। जब आपकी 850 सीटें होंगी और आपको मूव करना होगा, वही रेलवेज है, वही सीआरपीएफ है, वही चुनावी सारे ऑफिशियल्स हैं, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। ये इतनी पॉपुलेशन और इतना जो स्केल है भारत का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद बेहतर तरीका होगा इनोवेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके तहत ही कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लाया जाए। एटलीस्ट कुछ, अगर आप आधे लोगों को रजिस्टर्ड वोटर कर सके जो सक्षम है और जो तैयार हैं, और उनको आप इस तरह का यूपीआई हो, ये सब हो, हमारे पास बहुत तरीके हैं लोगों को वैलिडेट करने के। बायोमेट्रिक्स भी वैलिडेट आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप उस तरह से 30-40 करोड़ वोटर्स को उसमें ले आए, और बाकी वोटर्स के लिए आप करिए इन दैट लिमिटेड पीरियड, और उनके लिए खोलिए बूथ्स जो जाके वोट कर सकते हैं। आप देखेंगे जिस तरह से 70-80 करोड़ आपके पास टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कनेक्शंस हैं, और स्मार्टफोन अभी हो जाएगा, 100 करोड़ स्मार्टफोन पहुंच जाएगा और 2-3 सालों में। और जहां चाहिए वहां आप स्मार्टफोन भी दीजिए लोगों को, बट उस तरह का तरीका शायद दीपक जी बेटर रहेगा, ना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश। वो तो इस पॉलिटिकल माहौल में किसी के पास दम नहीं है वो करवा पाना। बिल्कुल सर। और एक चीज जो एट द एंड ऑफ द डिबेट मुझे समझ में आ रही है कि अगर ये इंप्लीमेंट हो भी गया तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं आएगी, हंग असेंबलीज नहीं बनेंगी। अगर किसी राज्य में लोगों ने मैंडेट ही ऐसा दिया कि वहां पर हंग असेंबली है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट की चांसेस रहेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, या एसोसिएटेड रिस्क जो हैं इंस्टेबिलिटी के वो बने रहेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस वहां पे फिर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन ये गारंटी नहीं देता है कि बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी। कोई भी श्योर होकर नहीं कह सकता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो फिर पूरी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा देता है कि आप इतनी बड़ी प्रक्रिया फिर क्यों लेकर आ रहे हैं। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, हाँ सर बोलिए। और एक दीपक जी, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूं, बट इससे भी अहम बात रहेगी, आप एंटी डिफेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि अगर 2 पार्टियों ने मिलके इलेक्शन लड़ा एक कॉमन इलेक्शन मैनिफेस्टो पे, और इलेक्शन के बाद वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो सब उनके मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाए। ऐसे ही कोई अगर और किसी और पार्टी को तोड़ के पार्टी जाए, उनको डिस्क्वालीफाई करिए ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो, बिकॉज वो जनता के मैंडेट को बिल्कुल अवेलना हो जाती है। अगर ये हो गया सर तो वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो बड़ा पारदर्शी हो जाएगी सारी चीजें। बिल्कुल आपने सही कहा। मांगेगा नहीं, कोई मांगेगा नहीं। पॉलिटिकल डोनेशंस का मैं और आप नहीं पूछ सकते, बट आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आए तो सब पीछे पड़ जाते हैं। सही वैसे ही ये सब पॉलिटिशियन मिलके इंश्योर करेंगे ये तो ना हो। आप करिए ना आज कि अगर आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ लिखा है और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके सब रिकॉल, आप चॉइस ऑफ रिकॉल दीजिए इलेक्टोरेट को कि अगर 1 लाख सिग्नेचर हो गए तो आपको एक चॉइस ऑफ रिकॉल देना पड़ेगा। हम वापस ले सकते हैं उस उम्मीदवार को या उस पार्लियामेंटेरियन को। एब्सोल्युटली वो एम्पावरमेंट होगा। ये तो आपने बिल्कुल सही बोल दिया सर। आप बिल्कुल, सरकारें चाहती हैं, पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, लेकिन उनके हिसाब से हों।
जनता के हिसाब से भी कर दीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रांग कीजिए, आप घोषणाएं जो करते हैं उनकी लायबिलिटी फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, राइट टू रिकॉल हो, ये तो हमारी तरफ से है ना, ये तो जनता की तरफ से है। तो अगर रिफॉर्म्स हो तो फिर सब तरीके से हो, तब जाकर शायद एक बैलेंस अप्रोच आए। बहरहाल ये एक ऐसा विषय है जिस पर सब जगह चर्चा हो रही है, हमने भी एक चर्चा कराने की कोशिश की। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे हमेशा की तरह। अजय बग्गा सर तो इसमें माहिर हैं, बिटवीन द लाइंस बहुत बखूबी खूबसूरती से पढ़ते हैं और हमारे सामने बड़ी आसान भाषा में रख भी देते हैं। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। विराग जी भी जुड़े थे थोड़ी देर के लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।